जनवरी 2016 में जब मुझे पता चला कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है, तो हाथों हाथ ही मैंने मेरे पति ने इलाज करवाया मेरा। और जब इलाज मेरा शुरू हो रहा था तो मैं जब टाटा मेडिकल ये हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ के मरीजों को देख के मैं बहुत घबरा गई थी। फिर साइड ऐसे करके पूरा हाथ के फिंगर से चेक करो, डीप पैल्पेशन करो वैसे। और जब निप्पल तक जाएगा, निप्पल के ऊपर अच्छा से आसपास में पैल्पेट करो। क्या सिम्टम्स और होते हैं इसमें ब्रेस्ट कैंसर? देखो, सभी सोचते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट में एक लंप हो जाएगा और वो हार्ड लंप हो जाएगा, बट ये सही नहीं। आपको ब्रेस्ट कैंसर जल्दी डिटेक्ट करना है। आपको निप्पल को ध्यान देना है क्योंकि निप्पल में आसपास में होता है। निप्पल का कोई एब्नॉर्मैलिटी, जैसे बोला अंदर चले गए, टेरा हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करती हूँ गुडनेस, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस। मेरे टॉपिक्स बहुत सारे वैरायटी के होते हैं जो कि आपको गुड लाइफ प्रमोट करने को मजबूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिए। आज हमारे बीच में डॉक्टर सुकन्या पात्रा है एंड as you all know, she is a renowned gynecologist. Welcome Sukanya जी। Thank you. And हमारे बीच में मिसेस सुमन जावंदिया हैं जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। ये अपनी लाइफ हिस्ट्री भी बताएंगे और डॉक्टर साहब आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे अवेयरनेस रखनी है और कैसे इससे डरना नहीं है और आप सब लोग कैसे सजग रहें। सो मेरा पहला सवाल आपसे है सुकन्या जी कि ये कब, किस उम्र में ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है और आप जांच या स्क्रीनिंग को कब रिकमेंड करती हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर शुरू होता है 40 इयर्स, 40 साल से 80-90 तक। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कभी भी हो सकते हैं 40 के बाद। ओके। लेकिन 40 से पहले होता है, बट ये काफ़ी रेयर है। और जो 40 साल से पहले होता है वो काफ़ी डेंजरस भी है। ओके। 40 साल के बाद होता है, सबसे मैक्सिमम होता है मेनोपॉज के बाद। सो 50-60 एज में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 70, 80, 90 तक भी हो सकते हैं। सो इसका मतलब है दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेस्ट प्रॉब्लम एकदम शुरू से तो होता है। पर मतलब आप जैसे अब आप 30 इयर्स में बोलते हैं मैमोग्राफी कराने के लिए या स्क्रीनिंग के लिए, या 40 पे बोलते हैं? मतलब नॉर्मल स्क्रीनिंग शुरू होगा नॉर्मल पर्सन्स को जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर का जीन्स नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। इन लोग को शुरू करना है 40 साल से। ओके। 40 इयर्स। अब काफ़ी लोग पूछेंगे जो 50 तो सुना है, 45 भी सुना है, बट ब्रेस्ट कैंसर पहले ट्रीटेबल कंडीशन है, इसको ट्रीट हम कर सकते हैं। और दूसरे से जितनी जल्दी हमको शुरू करेंगे 40 से बेटर है। और तीसरी बात है, इंडिया में थोड़ा सा जल्दी शुरू होता है ब्रेस्ट कैंसर। सो 40 इज द बेस्ट। आपको लगता है 40 इज टू अर्ली, देन यू कैन स्ट्रेच इट टू 45, बट उससे बाद नहीं। राइट। अच्छा। एंड कंटिन्यू करना है राइट टिल द एंड, जब तक आप हेल्थी है। ओके। यू नो दे से दैट यू शुड बी हेल्थी फॉर द नेक्स्ट 10 years, देन यू कंटिन्यू। ओके। सो यू मस्ट कंटिन्यू। साल में एक बार मैमोग्राफी। बट रेडिएशंस कितने जाते हैं मैमोग्राफी से? तो मतलब हाँ, तो रेडिएशन में कोई डरने की बात नहीं है। जो हमारा लेटेस्ट मैमोग्राम्स होता है उस रेडिएशन की वजह से आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है। सुमन, आपको कब, किस एज में ये हुआ, मतलब कि आपको कैंसर हुआ और आपने जांच पहले करवाई थी क्या? कभी जांच करवाते थे जाके डॉक्टर से कि मेरे को मतलब कि कोई तकलीफ हो रही है या कुछ हो रहा है? तो आपको किस एज में हुआ? मेरे को 48 की एज में हुआ। मैंने जांच कभी नहीं करवाया। ओके। क्यों नहीं करवाया? जांच इसलिए नहीं करवाया कि मुझे, मैंने जो गांठ थी मेरी उसमें ना कोई दर्द था, ना ही खून निकलता और ना ही पानी निकलता था। बस ये था कि गांठ बड़ी थी और निप्पल अंदर की ओर चला गया था। तो मेरे मित्रों से मैंने सुना था कि अगर ये गांठ, ब्रेस्ट में गांठ हो और निप्पल अंदर की हो तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना चाहिए।
तब आपने 48 साल में दिखाया डॉक्टर 48 ईयर्स में मैंने। तो ये लेडीज ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उनको लाइटली क्यों लेती हैं? क्या सिम्टम्स और होते हैं इसमें ब्रेस्ट कैंसर? देखो, सभी सोचते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट में एक लंप हो जाएगा और वो हार्ड लंप हो जाएगा, बट ये सही नहीं। आपको ब्रेस्ट कैंसर जल्दी डिटेक्ट करना है, आपको निपल को ध्यान देना है, क्योंकि निपल में आसपास में होता है। निपल का कोई एब्नॉर्मैलिटी, जैसे बोला अंदर चले गए, टेरा हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स। निपल डिस्चार्ज आ रहा है, निपल से कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, बी इट मिल्की डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, ब्राउन डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। कभी लंप नहीं है, लेकिन चमड़ी के ऊपर थोड़ा सा लाल इन्फ्लेमेशन, जैसे बोलता है ऑरेंज का स्किन जो होता है ना, ऐसे डिम्पलिंग, ऐसे टाइप स्किन चेंजेस में भी डन है, इवन इफ यू डोंट फील लंप। सो स्किन चेंजेस, निपल चेंजेस, लंप, कोई रसोली गांठ, ये सभी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके क्या, आपने तो ये बोला कि मेरे शुरुआती लक्षण ये थे कि भाई लंप था और वो चला गया। उससे पहले आपने कभी जांच नहीं करवाई डॉक्टर से? कि डॉक्टर के जाते हैं गायनी के नॉर्मली, तो नॉर्मली गायनिकोलॉजिस्ट जैसे आप चेक करती हैं तो आप ब्रेस्ट भी चेक करती हैं, तो आपका भी तो किया होगा ना डॉक्टर ने? नहीं, कभी नहीं किया मेरा। मतलब वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज वी ऑलवेज गो टू हर एंड शी गेट्स एवरीथिंग डन फॉर अस, लाइक, तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, लाइक, है ना सुकन्या? एक्चुअली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सब जब गायनी के पास आते हैं ना, वो सोचते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। सो वी हैव टू मोटिवेट देम, जो आपको ब्रेस्ट को भी चेकअप चाहिए, क्लिनिकल चेकअप, मैमोग्राम शुरू कीजिए, ये सब आपको मोटिवेट करना पड़ता है पेशेंट को। सो आपने बिल्कुल भी सेल्फ एग्जामिनेशन भी नहीं करते थे? नॉर्मली तो डॉक्टर्स बोलते थे ना कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करा करो, मतलब जो भी बोलते थे, लेकिन मैं जब जनवरी 2016 में जब मुझे स्तन में गांठ महसूस हुई, उस समय मेरे पति वहाँ गए हुए थे, अफ्रीका गए हुए थे। फरवरी आते आते वो गांठ थोड़ी बढ़ गई थी। जब ये अफ्रीका से आए तो मैंने इनसे पूछा कि मतलब एक बार डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तो इन्होंने बोला चलो दिखा देते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने नॉर्मल चेकअप के लिए गई कि भाई क्या बात है, पता कर लेती हूँ एक बार। तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया कि आप एक बार डॉक्टर ऑन्कोलॉजी को दिखा दो, मुझे थोड़ा डाउट सा हो रहा है। तो मैं हाथों हाथ ऑन्कोलॉजी डॉक्टर के पास में गई। उन्होंने मुझे पहले तो बायोप्सी के लिए बोला, फिर बोला कि बायोप्सी के पहले आप FNAC का टेस्ट करवा लो, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा वो कैंसर है कि नहीं है। तो मैंने हाथों हाथ FNAC का टेस्ट करवाया, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया था। तो मतलब मैं तो वो FNAC अल्ट्रासाउंड गाइडेड हुआ, अल्ट्रासाउंड से गाइड करके हमने सेल्स निकाल दिया वहाँ से। ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब अपना टेस्टिंग का कि डॉक्टर के पास गई कैसे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके एक बार अपना डॉक्टर को दिखाइए। पर डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है कि देयर इज सम नेग्लिजेंस इनके बिहेवियर में, कि मतलब वो लंप था, शी डिडंट वेंट इमीडिएटली टू द डॉक्टर कि हाँ चल रहा है, दर्द नहीं है, चलो, मतलब इसलिए मैं बोलूँगी जो गायनी डॉक्टर्स, नॉट ओनली गायनी डॉक्टर्स, जनरल डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को हमेशा ब्रेस्ट अवेयरनेस के बारे में बताना है। हाँ, इट्स नॉट हर फॉल्ट ना, ब्रेस्ट अवेयरनेस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी पहले ज़्यादा नहीं था, हमने सोचा है अब जब लंप हो जाएगा तभी जाएंगे, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो दिस इज़ द डॉक्टर्स फॉल्ट दैट हमने इतनी अवेयर नहीं कराती पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब आप बताइए कि कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और सप्ताह में करना चाहिए कि मतलब कब, कितनी ड्यूरेशन में करना चाहिए, और मतलब मैं तो ये सब कहूँगी कि ये लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ एग्जामिनेशन जो बता रहे हैं, बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर यू स्टार्ट डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। Exactly. So बहुत अच्छा। I would just like to say one thing, क्योंकि ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, ब्रेस्ट अवेयरनेस। लेकिन ब्रेस्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए अपना ब्रेस्ट में। सो इवन डेली जब आप नहाने जाएंगे कि ड्रेस चेंज करते, एक बार ब्रेस्ट को देख लीजिए, चाहे इसमें निपल चेंज नहीं है, इसमें स्किन चेंज नहीं है, इसमें डिस्चार्ज नहीं है, एक पता होना चाहिए। ब्रेस्ट जो हम पैल्पेट करके हाथ से चेक करेंगे, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथ पे एक ही बार होना चाहिए। ओके, ठीक है। यूजुअली हम करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ,
Okay. बट इफ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, आपका पीरियड्स होता है तो पीरियड के टाइम में नहीं करना. Okay. 1 week after the period. Okay. So menstruating women should feel their breast 1 week after. And जो menstruate नहीं कर रहे हैं, menopausal women should do it fixed time से 1 तारीख की 2 तारीख मत में. अब जो breast है, अब आपको याद रखना है, ये तो breast है, लेकिन breast tissue नीचे तक भी जाते हैं और एक्सिला के अंदर, बगल के अंदर भी, आर्म्स के अंदर भी जाती है. सो आपको जो चेक करना है, पहले ये तीनों अंगुली से चेक करना है. सो नॉट द टिप्स ऑफ द फिंगर, नॉट लाइक दिस. सो हाथ फ्लैट करो पहले. फ्लैट करके आप नीचे से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, ब्रेस्ट लिफ्ट करके यहाँ से शुरू करो. यहाँ से शुरू करके पहले यहाँ पैल्पेट करो, फिर साइड 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 साइड, ऐसे 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 करके पूरा हाथ के फिंगर से चेक करो, डीप पैल्पेशन करो ऐसे. और जब निप्पल तक जाएगा, निप्पल के ऊपर अच्छा से आसपास में पैल्पेट करो. ये ब्रेस्ट पैल्पेशन, ब्रेस्ट लिफ्ट करके ब्रेस्ट के नीचे पैल्पेशन जरूरी है. फील करना, महसूस करना चाहिए. अब ये जब खत्म हो जाएगा तब आप एक्सिला, तो आर्मपिट के पीछे नीचे, हाँ, इसकी जाके यहाँ तक. आर्मपिट इज लाइक दिस पोर्शन, या दिस पोर्शन. सो बगल के नीचे आप जाके वहाँ भी आपको पैल्पेट करना है. सो 2 inches this side, right underneath, कि यहाँ lumps होता है. ठीक है. That is a very important sign. जो आपको armpit के नीचे, हिंदी में बगल होगा, क्या होता है? So armpits के नीचे lumps में भी breast cancer का एक sign है. ठीक है. So यहाँ याद रखो. और जैसे मैंने दिखाया, पूरा breast के नीचे, breast की side और armpits में करना पड़ेगा. साल में एक बार, month में एक बार. बाकी टाइम आप ध्यान रखें जब ब्रेस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे. और मतलब जैसे अगर आपको, मतलब जैसे किसी पेशेंट का आपने टेस्ट किया और लगा कि मतलब कुछ है उसके, तो आप क्लिनिकली क्या मतलब उसको लिख के देते हैं कि क्या आप टेस्ट कराओ? तो इफ इट इज अबव द एज ऑफ 40 years, हमने बोलते हैं बायलैटरल ब्रेस्ट मैमोग्राम. बायलैटरल मैंने दोनों ब्रेस्ट में एक स्पेशल एक्सरे होगा, डिजिटल एक्सरे होगा. ये 2 तरीके से होता है, एक 2D होता है, एक 3D होता है. जैसे हमने सिनेमा भी देखते हैं 2D 3D, आपको एक्सरे भी 2D 3D होता है. दोनों ही अच्छा है, बट 3D ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा क्लियर है पिक्चर. और आपने यंग एज में है, जैसे 20-30s में, हमने बोलते हैं आप बायलैटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करो. क्योंकि मैमोग्राम में ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होता. एंड हम देखेंगे जो अल्ट्रासाउंड में बिफोर द एज ऑफ 30-35 हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अबव द एज ऑफ 35-40 वी डू मैमोग्राम्स. सो ये मतलब जब ब्रेस्ट में आपने मतलब आप बताया कि जैसे कैंसर सेल्स डेवलप हो गए, कुछ चेंजेस आ गए जैसे ब्रेस्ट में, पर आप ये लेडीज़ में इतना कॉमन क्यों होता है? मतलब व्हाई इट इज सो कॉमन इन लेडीज़? Well, पहली बात है लेडीज को ब्रेस्ट है, इसलिए ब्रेस्ट होता है. but I'll tell you, but I want to qualify. Men have it. Also have cancer. So the chance cancer. in men is like, in women it's 10% chance. Lifetime risk is 10%. और men में 0.1%. 0.1%. इतनी डिफरेंस है. Because breast tissue males को भी होता है, कैंसर भी, तो बट काफी रेयर है. लेडीज को होता है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर मेनली हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है. तो आपको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए. तो मेन को तो है नहीं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो है ही नहीं, थोड़ा सा है, ईस्ट्रोजन थोड़ा सा होता है. बट दैट्स व्हाई women get it, because it is mainly most of the breast cancers are due to estrogen progesterone. आपने ये बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं तब हो जाता है, और 30 के बाद प्रेगनेंसी भी हो जाता है, और क्या कारण होते हैं कि मतलब हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? एंड ऑल्सो एक्सप्लेन कि मेनोपॉज के बाद लेडीज अपना मेंस्ट्रुएशन बढ़ाने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, ताकि उनको एक फीलिंग आती है कि भाई अब मेनोपॉज हो गया, हमारी तो लाइफ खत्म है, लेट्स कंटिन्यू विद द मेंस्ट्रुएशन. सो इज दिस आल्सो वन ऑफ द रीजन? नो. Yes, let me start from the beginning. पहली बात प्रेगनेंसी. 30 साल के बाद प्रेगनेंसी होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी, नॉट सेकंड थर्ड. और आपको सिर्फ एक ही बेबी होता है कि मुश्किल से 2 बेबी होता है. ये सब रीजंस में आपको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है.
पुराने ज़माने में हमने 30 से पहले फर्स्ट बेबी हो जाती और कम से कम 3-4 बेबी सबको ही होता है, 6-7 भी होते थे। तो इसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाती है। अदर प्रॉब्लम्स होता है बट ब्रेस्ट में। दूसरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हम सोचते हैं 2-3 महीने में काफ़ी हो गए, हमारा ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, बट आपको ब्रेस्ट फीडिंग से प्रोटेक्शन चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर कम करना चाहते तो कम से कम 8 to 9 months ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता। देन यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग बोथ फॉर बेबी एंड फॉर योर ब्रेस्ट ऑल्सो। और तीसरी चीज़ है कि आप पूछा आपने ये HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड कॉन्ट्रासेप्शन। मैंने ये सुना कि भाई मतलब अमेरिका में जैसे ज़्यादा प्रचलन है कि भाई अब मेनोपॉज आ गया है, अब तो लेडीज़ को मतलब अब फेशियल चेंजेस हो जाएंगे, बॉडी चेंजेस हो जाएंगे, कैसे मतलब लगेंगी, तो ये थेरेपी ले लेते हैं ताकि मतलब यंग भी लगे और मेंस्ट्रुएशन 4-5 साल और चलता रहे। ओके, सो अब इसके बारे में सोच बदल गए है डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को दोनों को, क्योंकि हम जानते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्पेशली आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड वाला पिल लेती है जिसको यूट्रस है कंबाइंड, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाती है। ओके, यूजुअली बढ़ जाती है इफ यू टेक मोर देन 5 years ऑफ थेरेपी। ओके, सो 5 साल जैसे 10 साल 12 साल 8 साल ले रहा है, उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हमारा लेटेस्ट जो आइडिया है हार्मोन थेरेपी के बारे में, पहले डू नॉट कंटिन्यू मोर देन 4 years। ओके, एंड इसको देना है तो बहुत शॉर्ट टर्म देना है फॉर एक्यूट सिम्टम्स, हॉट फ्लशेस, इंसोम्निया, हॉट फ्लशेस हो रहा है, गर्मी लग रहा है, नींद नहीं हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, ये सब कारण से यूरिन प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सब कारण से हम शॉर्ट इन 6 months 1 year ऐसे देते हैं। बट वही 8-10 साल आप हेयर मेंटेन करो, स्किन मेंटेन करो, ये सब के लिए हम नहीं देते आजकल। सो देयर इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। दूसरी चीज इज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जैसे आपने पता होगा माला एन, माला डी, ऑवरल एल, जो 21 दिन का गोली हम लेते हैं, उसमें भी 5 साल के बाद थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बट इट इज़ वेरी स्लाइट एंड आपको ब्रेस्ट अवेयरनेस होगा तो आपका कोई डरने की बात नहीं है। बट डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नॉट द अदर वंस। आपको इंजेक्शंस ले सकती, इम्प्लांट्स ले सकती, पेसरीज होता है, हर एक चीज़ होता है, बट टैबलेट्स से थोड़ा सा दोनों हार्मोन रिप्लेसमेंट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दोनों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, सो दूर नहीं रहना चाहते, कॉन्शियस होना चाहिए, ऐसे नहीं जो इग्नोर करेंगे। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी हम बहुत हल्का डोज में देती है आजकल। ठीक है सुमन जी, आप बताइए, आपकी कैंसर, आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और जब आपको पता चला तो आपने क्या अपने मन में अनुभव किया, आपके चारों तरफ लोगों ने क्या अनुभव किया, आपने जो जर्नी कैंसर को ठीक करने की करी उसमें आपको कैसे इमोशनली आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखा आपने अपना, और कैसे आपको लोगों ने देखा, कैसे आपने अपने आप को देखा, यह आप पूरा आप बताइए। जब जनवरी 2016 में जब मुझे पता चला कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है, तो हाथों हाथ ही मैंने मेरे पति ने इलाज करवाया मेरा। और जब इलाज मेरा शुरू हो रहा था तो मैं जब टाटा मेडिकल ये हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ के मरीजों को देख के मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन मेरे पति ने हिम्मत दी और वहाँ के एक डायरेक्टर से मुझे मिलवाया। वो डायरेक्टर से बातचीत करते करते उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि आप अपने दिमाग से कैंसर हटा दो, हम आपके शरीर से कैंसर हटा देंगे। देखो कितना अच्छा बोला। हाँ, उन्होंने बहुत हिम्मत दी। उस हिम्मत से मैं आज तक, उसी हिम्मत को लेकर मैं आज तक मैंने इस लड़ाई से, इस बीमारी से मैं लड़ रही हूँ। फिर मेरे बच्चों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, परिवार वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने भी, मैंने जब कीमो लगता था तो बेटी मेरी साथ में थी। मैं बहुत डरी भी रहती थी। जब स्टार्टिंग में जब कीमो मेरे को लगा तो लोग कहते थे कि इसमें बहुत उल्टियाँ होती है, जी घबराता है और शरीर में फोड़े फुंसियाँ होती है। लेकिन मेरी स्थिति सामान्य रही। कुछ चुनौतियाँ जरूर मेरे सामने आई थी कि मतलब जैसे मेरे मुंह का स्वाद चले जाना, और जब तक कीमो लगने, माने मुंह का स्वाद आता, कीमो लगने का टाइम आ जाता। फिर उसके बाद बाल के चले जाना। बाल का चले जाने से भी मैं बहुत थोड़ी विचलित हुई थी, क्योंकि बाल जो है स्त्रियों का एक आभूषण होता है, क्राउनिंग ग्लोरी। हाँ।
फिर अपने आप को समझाया कि मतलब मैंने बीमारी, बाल तो बीमारी से बढ़कर तो नहीं है, ये तो फिर आ जाएंगे, घर की खेती है। फिर कीमो लगाने के बाद में मैं घर पे जब आती थी तो मैं रेस्ट नहीं करती थी, बल्कि अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रह जाती थी, जिस तरल पदार्थों का बहुत अत्यधिक सेवन करती थी। नहीं, जब आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका ब्रेस्ट रिमूव होगा, तब आपको क्या लगा? क्योंकि ये एक स्त्री का ऐसा अंग है जो कि आपको एक मतलब समाज में अच्छा दिखने का एक वो लगता है, तो उस समय आपको क्या फीलिंग वो आई? और आपके हस्बैंड ने क्या फील किया, आपके परिवार वालों ने क्या फील किया, नियर बाय आपके लोगों ने? जब मैंने डॉक्टर ने कहा कि पूरा रिमूव करना है या खाली गांठ को हटाना है, तो मैं एक नारी होने के नाते मैं बहुत परेशान हुई। मैं बोली करूँ तो करूँ क्या? शरीर का कोई भी एक अंग यदि चला जाता है तो अपनी स्मार्टनेस खत्म हो जाती है। फिर परिवार वालों ने कहा कि कोई भी बीमारी से तो जड़ से निकालने में ही फायदा है तुमको, तुम क्यों इसको बार बार माने वो करना चाहती हो? तब भी मेरा मन नहीं माना, मैंने नहीं, एक स्त्री के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर अपने आप को समझाया। मेरे बच्चे ने, मैं जिसमें साकेत जो मेरा बहुत छोटा था, उसने मेरे को बोला माँ जब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? और हस्बैंड रिएक्ट, मेनली तो हस्बैंड का होता है, हस्बैंड का रिएक्ट भी ये था कि देखो सुमन, मेरे को बीमारी से मतलब तुम चाहिए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन तुम इसको पूरा रिमूव कराने में ओके कर दो। फिर भी मैं नहीं मन मार, मतलब एक चीज़ तो ऐसी होती है जो मतलब अट्रैक्ट करता है, तो उसके लेकिन कोई समझ भी नहीं आया। डॉक्टर फिर इन्होंने बहुत समझाया, बच्चे ने भी समझाया, तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि रिमूव कराने में फ़ायदा है, कि बार बार क्यों मैं इसमें परेशानी में आऊँ, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी भी बढ़ सकता है, ये जड़ से तो निकल नहीं सकता, यदि आप खाली गांठ निकलवाओगे तो फिर मैंने उसको रिमूव करना मान लिया। हाँ। अच्छी बात। सो वो बहुत ही ये मिला है, सपोर्ट मिला है डॉक्टर की तरफ से और फैमिली की तरफ से। सो शी वाज वेरी लकी। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कलकत्ता ने मतलब पूरा आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में दूसरे दिन छुट्टी मिल गई थी। तब छुट्टी मिलने का टाइम आया तो वहाँ के जो डॉक्टर ने बहुत अच्छा मैंने सबकी बहुत ध्यान रखा, तो उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, मैं आपको मैंने स्पंज सब कर दूंगी, आप फिर आराम से चल जाना घर। मैं बोली वो क्या स्पंज का? मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई तुम मैंने क्या करोगे आप हमारे? तो बोला मैं आपको मैंने इसमें अगर इसमें पानी चले तो कोई दिक्कत नहीं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं गई बाथरूम में, अपने आप ही नहा कर आ गई, और नहा के आई, फिर नाश्ता आ गया था वहाँ पे, नाश्ता करने मैं इनके संग बैठ गई। तो डॉक्टर जैसे ही वो अंदर आया उसने बोला कि ना वेरी गुड माने पॉजिटिव वे, और वो इतना खुश हुआ कि उसने मैंने बहुत और ज़्यादा हिम्मत दी। फिर उन्होंने यही बात बोला कि तुम अपने, हम जैसे जैसे आपको बोलते जा रहे हैं आप बिल्कुल वैसे करना, आपका कैंसर होगा ही नहीं। तो ये मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर रखो तो आप इस जर्नी से आराम से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आजकल ये निकला है कि टिश्यू रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आधा ब्रेस्ट भी निकल जाता है रोबोटिक्स से, तो आपको वो टिश्यू रिप्लेसमेंट से आपको ब्रेस्ट को मतलब वो वापस से बना दिया जाता है। तो इज इट? हाँ, एक्चुअली ये तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेटर आपको समझाएंगे, बट मैंने जो पढ़ाई किया है उसमें दो तरीके से, एक तो इवन फुल मैस्टेक्टमी होगा फिर भी वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है ब्रेस्ट। इम्प्लांट्स देते, अच्छा, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स देते, नहीं तो ब्रेस्ट फ्लैप बनाते दूसरी जगह से, साइड से कि चेस्ट से। सो इवन लंपेक्टमी होता है, सिर्फ लंप निकाल देते, वो तो काफ़ी आजकल तो लंप निकालना बाहर के देश में काफ़ी कॉमन हो गई। हाँ, रोबोटिक्स भी हो कि सीधा हो कुछ, लेकिन वो रिस्क होता है। उसमें भी डॉक्टर ने बोला था, मेरे को ही डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि साल भर के बाद में आपको मतलब ये ऐसा आप करवा सकते हो। फिर किसी ने मुझे बताया कि ये रिस्क होता है इसके अंदर में भी। हाँ, मुझे भी, मेरा भी फीलिंग है, मेरा भी डाउट है। एक तो सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, पर आजकल ये मतलब मैंने ये सुना है कि टिश्यू इम्प्लांट कर लेते हैं ताकि वो
रिकंस्ट्रक्ट होके बन जाता है अपने आप, मतलब वापस से? डिपेंड करते कितनी आप टिश्यू निकाल रहा है। फुल मैस्टेक्टमी तो मेरे ख्याल से दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, इम्प्लांट भी कर सकते और टिश्यू भी ले सकते। छोटा गैप होता है तो टिश्यू से हो जाते, बट बड़ा गैप पर ये ज़्यादा एक्सपर्ट जो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है वो ज़्यादा समझाएंगे। बट दो तरीके से होता है, एंड इवन फुल मैस्टेक्टमी में भी रिकंस्ट्रक्शन होता है आजकल। सो आपका फॉलोअप ट्रीटमेंट अब क्या है? अब आपको 7 साल हो गए हैं मतलब इस जर्नी से, और आपको मतलब अब कुछ नहीं महसूस होता है? आप कहाँ पर अपना फॉलोअप ट्रीटमेंट लेते हैं? मैं दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर मैंने उसमें लेती हूँ। डॉक्टर उल्लास मेरा देखता है। हाँ, मैंने अब पहले तो एक महीने में जाती थी, फिर 3 महीने को, अब 6 महीने में जाती हूँ। पर अब आपको यू आर फ्री, कैंसर फ्री नाउ? हाँ, कैंसर फ्री मैंने, लेकिन उसने वो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं मेरा, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और ये एक्सरे वगैरह होता है मेरा, और साल में एक बार मेमोग्राफी कराता है। तो अभी तक सब नॉर्मल ही है। वेरी गुड। सो इंसान को मैं तो ये कहूँगी कि सहानुभूति की नहीं, साहस की जरूरत होती है जब अगर आपको कैंसर हो तो, और अगर आपको फैमिली का साथ मिल जाए और अपने नज़दीकी लोगों का साथ मिल जाए तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। और साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है, एज यू नो, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया ब्रेस्ट कैंसर। और मतलब ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है और आप ठीक नहीं हो सकते। आपके सामने बैठी हैं कैंसर सर्वाइवर। मैं अंत में एक बात जरूर बोलना चाहूँगी। हाँ जी, बोलिए। कि शरीर का कोई भी अंग चेंज होने पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता है। चाहे उस समय तो वो बहुत बड़ा लगता है, परंतु समय के अनुसार छोटा लगने लगता है। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हूँ, परंतु आज मैं साड़ी भी पहनती हूँ, ड्रेस भी पहनती हूँ, और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इसका कारण यह है कि अपना मनोबल को मैंने बहुत मजबूत बनाया। यदि मनोबल मजबूत रहता है तो हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी को भी जीत सकते हैं। किसी भी बीमारी में सहानुभूति की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति दिखाने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सहानुभूति की जगह साहस दिखाओ तो हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन सर्वोपरि है। शरीर का चाहे कोई अंग रहे या ना रहे, जान है तो जहान है। Very nice. Very nicely said. Very nicely said. At the end now, Dr. Patra, anything you want to say about the lifestyle changes during this course of time, or आपको कैसी lifestyle changes? पहली बात है, breast cancer is a lifestyle disease. Okay. So it's जैसे diabetes भी है, heart blood pressure, breast cancer is also a lifestyle disease. क्योंकि आपको healthy lifestyle नहीं हो तो breast cancer की होने की chances ज़्यादा है। मतलब हेल्थी डाइट होना चाहिए। मोटापा से वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज आपका वेट ज़्यादा हो तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये ना आपको स्ट्रेंथ बढ़ती है ये एक्सरसाइज से। सो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा हफ्ता में, 4 घंटा भी कर सकते। प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूरी है यंग एज एंड ओल्ड एज दोनों में। और आपको अल्कोहल, सिगरेट ये सब बंद करना है, इससे भी वजह से होता है। एंड ज़्यादा स्लीपिंग नहीं करना, एक्टिव रहना है, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ मेंटेनेंस, वेट मेंटेनेंस। सो थैंक यू डॉक्टर सुकन्या, एंड थैंक यू सोपन जी। आपने मतलब अपनी जर्नी का बहुत अच्छी तरह से बताया, और आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। Thank you for having us. It's a wonderful experience, especially for me as a doctor to listen to the survivor. It is also a new experience for me. Thank you.